तो नशे के बारे में एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरुआत करूँगा। आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है रेत निचोड़ ली जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अभी हजरत ने कहा तालीम पे भी बात हुई। अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि जो है ना दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एक डिफरेंस आया कि दीनी और दुनियावी तालीम को आप अलग कर ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने की एक हदीस है कि आप इल्म हासिल करें चाहे चीन जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ ना तो उस वक्त उलेमा यहाँ मौजूद हैं, उलेमा अगर मैं गलत कहूँ तो वो सही कर दें, ना तो चीन में कोई ऐसा इदारा था, ना कोई मरकज था जहाँ से उलेमा निकलते हो, जहाँ से कोई वली औलिया निकलते हो। चीन तालीम हासिल करने का अल्लाह के नबी का एक ही था कि वो तालीम किसी भी मकसद के लिए हो, वो दुनियावी हो वो दीनी हो, तालीम सिर्फ तालीम है। तो ये सबसे बड़ा बिगाड़ आया, एक समस्या पैदा हुई और उसके बारे में जो है उलेमा की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो है इस तरफ भी ध्यान दे और ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की चीजों को लोग समझते हैं, सुनते हैं कि जो है दुनियावी और दीनी तालीम अलग नहीं है। फिर अब मैं दूसरी तरफ आऊं कि इस मुल्क इस दुनिया में जो है सबसे बड़े शासक के रूप में अगर किसी की बात की जाए तो हजरत उमर फारूक हैं। हजरत उमर फारूक का शासन है और दुनिया के एक लंबे क्षेत्र पे जो है वो शासक हैं। और उनकी जो फौज है उसके इंजीनियर कौन है जो हथियार निर्माण करते हैं? कोई बाहर से आए विदेशी हैं, मुसलमान हैं, उस वक्त के सहाबा कराम हैं। कौन लोग? वही लोग हैं। तो ये सबसे अहम है, वक्त की जरूरत है कि हम तालीम की अहमियत को समझने की कोशिश करें। और अभी जो है ना यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूपीएससी समझते होंगे जो इस मुल्क में जो है अधिकारी लेवल का रिजल्ट आता है। मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूँ शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के नाम से, और समाज के लोग ही उस लोग का संचालन करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, उसके सहयोग से चलता है। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तो हम लोग गंगों में रोज मेमोरियल में कोचिंग चलाने का काम करते हैं शहीद फतवा गुज्जर के नाम से। शहीद फतवा गुज्जर कौन थे? अभी जो है हजरत के बारे में क्या थे? शहीद फतवा गुज्जर वो शख्स थे जो 1857 की क्रांति में गंगों क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाया, हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? हमारे हाथ में कलम नहीं थी तो कलमकारों ने हमारा जिक्र नहीं किया। जब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति को, अगर आप पढ़ेंगे उत्तर भारत में पूरे में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी एक कौम ने देश की आजादी में तमाम समाजों में तमाम जाति धर्म और सभी तबके के लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन सबसे बड़ी अगर कुर्बानी पाएंगे तो गुजरों के इर्द पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजी हुकूमत को लगा 1857 की क्रांति के बाद कि ये बागी लोग हैं, इन लोगों का इलाज क्या किया जाए। इलाज ये हुआ 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया और उसके तहत हमें जो है जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अब हम जन्मजात अपराधी, हमारा पैदा होता बच्चा क्या? अपराधी। देश आजाद हुआ, मौलाना चले गए, मौलाना जाहिद साहब भी स्वतंत्रता सेनानी है, कम ही लोग जानते होंगे शायद। मौलाना ने जो है आजादी की लड़ाई में गिरफ्तारी भी दी है और आजादी की लड़ाई का नेतृत्व भी किया है। तो इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इतिहास में की गई गलतियों से सबक लेके हाल में कुछ ऐसा करें कि मुस्तकबिल बेहतर हो सके। तो 1871 के बाद से लड़ाई लड़ी गई, 15 अगस्त 1947 आया और ये मुल्क आजाद हो गया। लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए, हमारे साथ धोखा हुआ। क्या हुआ? हमें जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत जो है जुकातू रखा गया। उसके बाद एक आयोग बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर ने जो है एक आयोग बनाया और आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद 31 अगस्त 1952 को हमें डिनोटिफाई किया गया, हमारे ऊपर से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटाई गई। अब मांग उठी कि जिन लोगों का, जिस समाज का, जिस कौम का हमारे साथ सैकड़ों बिरादरियां थी, इतना लंबा शोषण हुआ, उसके बदले उसे क्या दिया जाए। आयोग की फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि हमें जो है विमुक्त जनजाति में शामिल कर दिया जाए। विमुक्त जनजाति में शामिल हुए हम कब? 1962 में पहली बार जो है विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए और 2003 तक कंटिन्यू क्या बने? विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट बने। यहाँ पे मौजूद तमाम लोग हैं, जिम्मेदार हैं। अगर किसी का बना हो तो हाथ उठा के बता दे, क्या किसी एक का भी बना है? नहीं बना। बना क्यों नहीं? जिम्मेदारी किन लोगों की थी? जिम्मेदारी समाज के उन राजनीतिक लोगों की थी, जिम्मेदारी समाज के उन उलेमाओं की थी,
जिम्मेदारी समाज के ग्राम प्रधानों की थी जो इस बारे में जाने, लेकिन हम तक विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट नहीं पहुंचे। उसका लाभ क्या होना था? उसका लाभ होना था, अभी जो है वरद्धा के नाम से कॉलेज है, एमबीबीएस की 2 सीटें रिजर्व रहती है हमेशा, वो विमुक्त जनजाति के लोगों को मिले। जब आप कभी सहारनपुर जाएंगे, राहुल सिंह से लेकर और दिल्ली रोड पे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर है, तमाम विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट से बने हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग नहीं बन पाए, ना जानकारी थी ना बन पाए। आज फिर वही पोजीशन है। अभी सरकार का आदेश आया था, शासनादेश जारी हुआ था, और इसी बीच जो है इकरार संधि भी आ गई है, उनका भी जो है कौमी ऑल इंडिया कौमी तंजीम मुस्लिम गुर्जर के कार्यक्रम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जिससे अपनी बात को जारी रखता हूँ, और उम्मीद है कि कल हमारी बहन इकरार सांसद बनेगी। तो ये टॉपिक है, मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ वो विमुक्त जनजाति का टॉपिक है। और विमुक्त जनजाति है क्या? ये वो लोग हैं जिन्हें 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत जो है जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो तमाम लोगों को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। हम वो दुर्भाग्य वाले लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्हें आजादी मिली 31 अगस्त 1952 को, जब हमें डिनोटिफाई किया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बाहर किया गया। 1962 में पहली बार जनजाति प्रमाण पत्र बनना शुरू हुआ, लेकिन हमारे जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं हुए, ना जानकारी थी, ना हम लोगों तक वो मैसेज पहुंच पाया। अभी पिछले साल 2 साल पहले सरकार ने फिर से शासनादेश जारी किया और विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए। अब बहन अगर जो है कल संसद पहुंचेगी तो वो आवाज उठाएंगी। तमिलनाडु में हमें 5% सेपरेट आरक्षण मिलता है, हमें जो है राजस्थान के गुजरों को भी आरक्षण मिलता है विमुक्त जनजाति के तहत। तो उत्तर प्रदेश में भी ये मांग है, तमाम राजनीतिक दलों से भी ये मांग है, और राजनीतिक लोग हैं, आप लोग उलेमाए दीन हैं और दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली में आप लोग जब भी जाए तो आपसे भी एक दरखास्त है कि मांग करें कि ओबीसी से हमें निकाल दिया जाए और सेपरेट आरक्षण विमुक्त जनजाति के रूप में दिया जाए, जिससे जो है हमारी आने वाली, ये हमारा हक है, ये कोई जो है हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। और हक क्या है हमारा? हमने जो आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी थी उसके बदले ये हमारा हक बनता है, ये हमें मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि कल जब सांसद बन के संसद में पहुंचेगी तो हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। और अभी जो है ना, मैं जिक्र कर रहा था, यूपीएससी में 933 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, जिसमें से इस बार 2900 का सिलेक्शन हुआ मुस्लिम का, जो 3% पास था। और इस देश की जो पॉपुलेशन है उसका 16% मुस्लिम है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम 3% क्यों आए, आखिर क्या वजह है, कमियां कहाँ रही है, कमियां किस जगह है। अगर जो है हम लोग सिस्टम में नहीं होंगे तो मैं कहता हूं कि हमारी जान माल इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। हमें सिस्टम में जाने की जरूरत है। सिस्टम में तब जाएंगे ना जब हमें जो है उस तरह के मंच मिलेंगे। ऐसा नहीं है हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं, जरूरत है कि हम उन्हें उचित मंच मुहैया कराने का काम करें, उनके लिए इस तरह कोचिंग की व्यवस्था कराने का काम करें ताकि वो सिस्टम में घुस सके। अब बात करते हैं कि 29 में से 2 मुस्लिम गुर्जर भी हैं। वो कहां से आते हैं? जम्मू कश्मीर से आते हैं। जम्मू कश्मीर में हमें एसटी का दर्जा है, इसलिए वहां तो आरक्षण इसलिए जरूरी है, विमुक्त जनजाति का मिले, एसटी में शामिल होने वाली बात हो या किसी और भी, आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जो कमजोर तबके हैं वो उसका फायदा उठा के सिस्टम में जा सके। तो मेरी दरखास्त है कि दीनी और दुनियावी तालीम को अलग अलग ना करके, तालीम सिर्फ तालीम है और इस मुल्क की जो तालीम है उससे भी हमें जो है उस तरफ पढ़ने की जरूरत है, सिस्टम में घुसने की जरूरत है। जब कोई बंदा यूपीएससी करता है तो वो अपने परिवार को ही, मैं कहता हूँ पूरी कौम को प्रोटेक्ट कर सकता है। जब जो है ना कोई सिपाही बनेगा, कोई क्लर्किकल जॉब में जाएगा तो वो सिर्फ क्या कर सकता है? अपने परिवार को कर सकता है। लेकिन यूपीएससी कौन जाएगा? कहीं बंजर भूमि में कोई फलदार वृक्ष थोड़ा पैदा होता है, उसके लिए तो हमें जो है नर्सरी फलदार पेड़ों की लगानी पड़ेगी। तो जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, हम लोग तमाम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आने वाली जो नस्ल है उसके लिए ऐसे मंच मुहैया कराने का काम करेंगे। हमारे राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, हमारे वैचारिक स्थिति अलग हो सकती है, हमारे मदारिस अलग हो सकते हैं, तो हम जो है अलग अलग काम कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन मैं समझता हूं कि हमें जो है आने वाली नस्लों के लिए इकट्ठा होना होगा, और जो इस मुल्क का सिस्टम है उसमें जिस तरह से भी फॉलो करके हम लोग के बच्चे, आने वाली नस्लें उसमें घुस सकती हैं, उसके लिए हमें उचित मंच मुहैया कराने होगा। हमारा कंपटीशन जिन समाजों से है उन पर तमाम सुविधाएं हैं, तमाम चीजें उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसे मंच मुहैया कराने का काम करें जिससे बच्चे जो है परफॉर्म कर सके। जब बच्चों को उचित मंच ही नहीं मिलेगा तो जाएगा कैसे? वो तो प्रतिभा यहीं कैराना में दम तोड़ेगी, कैराना में घूमेगी, गांव में घूमेगी, जंगलों में घूमेगी, यही घूम के दम तोड़ दिया। तो बस इतनी ही दरखास्त है कि आप लोग जो है, हजरत ने ये बीड़ा उठाया, इनका सहयोग कीजिए। हम लोग भी जहां तक है, हम एजुकेशन के लोग हैं, शिक्षा में छोटा मोटा कार्यक्रम चला रहे हैं एजुकेशन में। हमारा शहीद फक्का गुज्जर कोचिंग सेंटर के नाम से गंगों में चलता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई फीस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज कमजोर है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर नीट की बात करें, नीट की कॉम्पिटिशन की जो फीस है 1 लाख रुपए पर ईयर है। हम में से जो है, मैं कहता हूँ 99% परिवार 1 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते, लेकिन हम सब लोग अगर 10-20 रुपए इकट्ठा करके कोई नीट का कोचिंग बनाएंगे तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी हैसियत इतनी है। और नीट का मतलब है एक बच्चे पे, एक डॉक्टर के बनने पे पर ईयर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है। सरकार 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करती है, और वो हमारा क्या है, टैक्स पेयर के रूप में हम देते हैं। जब सुई खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं पता, ना मंच है हमारे पास, ना यूपीएससी जाते, IIT पे 2 करोड़ खर्च करती है। तो हम अपने बच्चों को मंच मुहैया कराने का काम करेंगे और संकल्प लेंगे, और इंशाल्लाह जब भी जहां भी हम लोगों की भी जरूरत होगी हम हाजिर होने का काम करेंगे।